Assalamu alaikum everyone. Today we are going to complete drug treatment of acid peptic disease. Are you listening me? Okay. Okay, good. How are you? How is going on? How you spend your time in the home? रमजान तो इस बार अच्छे गुजर रहे होंगे आप लोगों के, है ना? Okay, it's good. पढ़ भी रहे हो आप लोग या नहीं पढ़ रहे हो? मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं. हाँ, ऐसा ही है. क्योंकि मैं देख रही होती हूँ कि चैट बॉक्स में भी सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं, है ना? रमजान में वैसे भी कम पढ़ा जाता है और कोरोना की बदौलत आपको तो दुआएं दो. कोरोना को क्या आप लोगों की जान छूट गई है रमजान में? हाँ, लेकिन आप पढ़ सकते हो, इतना भी नहीं कि नहीं पढ़ा जाता. आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है एबिलिटीज, लेकिन ऐसा भी नहीं होता. हाँ, आपके ऊपर कोई स्टिमुलस नहीं है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आपका कि अभी आपके ऊपर कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है जिसकी वजह से आपको पढ़ना पड़े. और आप लोगों को आदत पड़ गई है अब थोड़ा सा उसको करने की, कि कोई स्ट्रेस हो तो फिर ही आप पढ़ो. अब आपको पता है टेस्ट अगर होगा भी तो क्या होगा, ना कोई पिंक लगेगी ना कुछ और होगा. कॉपी पेस्ट करके आप लोगों ने एससीक्यूज लिख देने हैं नेट से सर्च करके, है ना? चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में शेख साहब का डंडा जो है ना वापस आ जाएगा. आप लोग होपफुली एक डेढ़ महीने में आ ही जाओगे वापस. अब हर चीज तो ओपन हो गई तो प्रोबेबली ये भी स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे. अदरवाइज 15 जुलाई तक का तो उन्होंने दिया हुआ है, एक आध महीना और होगा. लेकिन आप लोग लेकिन अभी आपके पास टाइम है. जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं काइंडली आप उनको इम्प्रूव करें. जिस सब्जेक्ट में जिसकी भी है इंडिविजुअल डेफिशिएंसी, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इसको इम्प्रूव करे, क्योंकि ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आना. आपको सुकून से बैठ के विदाउट एनी टेंशन आप लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हो. स्पेशली फार्मा इज वेरी डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट आपकी सेम वही फार्मा है जो एमबीबीएस को हम पढ़ाते हैं. और फार्मा के साथ आपके और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सप्लीज जो हैं वो फार्मा में बहुत ज़्यादा आती हैं. एमबीबीएस की भी आती हैं और बीडीएस वालों की भी आएंगी. एक तो आप लोग ये कि 5 इयर्स के पेपर्स आपके पास होने चाहिए और 5 इयर्स के पेपर्स को देख के आप प्रैक्टिस करो. और दूसरा एससीक्यूज की प्रैक्टिस करो. आप लोग को एससीक्यूज नहीं करने आते, ठीक है? आप लोग खुद सेल्फ अपना प्रिपरेशन किया करो. कोई एक टॉपिक पढ़ लो और उसके बाद जो पॉसिबल एससीक्यूज हैं उनको लिख लो और उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो और उसको फिर खुद चेक करो. तो ये आपकी अपनी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? जो ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक. As I told you that today we will inshallah complete the drug treatment of acid peptic disease. But before starting the new lecture, I will ask from you, what is the peptic ulcer? What is peptic ulcer and what is its main cause? Okay, it is a disease of gastrointestinal lining of the gastrointestinal tract, or we can say it is a break or ulceration in the mucosa of gastrointestinal tract. Peptic ulcer can be present in the stomach or can be present in the intestine. Okay, and what is the most common cause of this? What is the most common cause of this bacteria? Which bacteria? Helicobacter. The most common cause, or more than 90% of the peptic ulcer, is caused by a gram-negative bacilli. This is a gram-negative bacilli, that is H. pylori. Okay? H. pylori is the main causative organism of peptic ulcer, and the second most common cause of peptic ulcer is second drugs. Good. Which drugs? Which type of drugs?
Most commonly the non-steroidal anti-inflammatory drug, because this group of drug is very commonly used, and especially for those patients who have a bone and joint problem, osteoarthritis है, osteoporosis है, और or rheumatoid arthritis है, ankylosing spondylitis है. So NSAID is very commonly prescribed or used group of drug, and patient has to be taken this group of drug for long period of time, for years. ठीक है, जिन पेशेंट्स को भी जॉइंट और बोन प्रॉब्लम्स हैं वो फॉर द ईयर्स इसको लेते हैं. और एनसेड्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द स्टमक. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल. ठीक है, it decreases the gastric acid secretion and increase the mucus and bicarbonate secretion. By this way they protect the mucosa from the injury caused by the acid. Second is the corticosteroids. Corticosteroid is also the cause, but it is not used very commonly as like the NSAIDs. So the number one drug is NSAIDs. Third group is the cytotoxic drugs. आप लोग वो भूल गए हो. Cytotoxic drugs, the drugs that are used for the treatment of carcinomas, cancers, or malignancies. This group of drug causes the irritation of the gastric mucosa and can cause ulcer. So these are the common causative factors. Other predisposing factors, as you know, spicy food, stress, alcohol, family history, etc. And now, what are the different drugs that we can use for the treatment of peptic ulcer? Can you tell me the name of the drugs? I have seen only the response by the 3 to 4 patients, students. Usama, Ikra, Umaid, Seerat, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स सब किधर हैं? They are not participating, they are not giving any input. या वो ऑन करते हैं कंप्यूटर को और लगाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, है ना. ये 2-4 लोग, फातिमा और 2-4 लोग ही जो है आंसर कर रहे होते हैं या जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. बेटे अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो यू फील गुड और आप अपने आप को इन्वॉल्व फील करोगे. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ना पढ़ने को आपका दिल चाहेगा, ना ही आपको कुछ चीज समझ में आएगी. ओके, so for the treatment of peptic ulcer we have 3 types of drugs. Number 1, the drugs that neutralize the gastric acid and decrease the gastric acid secretion. वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? नंबर वन एंटासिड्स, जो किसी ने नहीं बताया मुझे अभी तक. एंटासिड्स that neutralize the gastric acid. Second, H2 receptor antagonist. Third, proton pump inhibitor. Fourth is the anticholinergic drug, that is pyrazipine and propanthyline. These 4 groups can be used to neutralize the gastric acid or to inhibit the release of gastric acid. Second group, that protect the gastric mucosa. Second group are the drugs that protect the gastric mucosa, and this group has, what are the drugs that included in this group? Mucosal protective agents or drug that protect the mucosa. Can you tell me the name of these drugs? Sucralfate, very good. सन्ना ने बताया है सुक्रलफेट. तहरीम, सुक्रलफेट ठीक है. और भी कोई बता दो सुक्रलफेट के अलावा. Prostaglandin analog, but which analog? What is the name of that analog? Misoprostol. चलो मैं बता देती हूँ आपको. Misoprostol and then the bismuth compound. These are the 3 drugs, sucralfate, misoprostol and bismuth compound. These drugs are used to protect the gastric mucosa. And third group is the antibiotic, जिसका आंसर मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया था. Antibiotics. We have 4 antibiotics that can be used for the treatment of peptic ulcer. Can you name please for those antibiotics? कौन कौन सी थी? फ्लैजिल. बेटा फ्लैजिल ना बोला करो, इसलिए कि फ्लैजिल इज अ ट्रेड नेम. ठीक है ना, इट इज अ ट्रेड नेम, इट इज नॉट अ जेनरिक नेम. यू कैन से द मेट्रोनिडाजोल. फ्लैजिल कौन सी ड्रग है? मेट्रोनिडाजोल. ठीक है, मेट्रोनिडाजोल. एमोक्सासिलिन, गुड. एंड देन
tetracycline, very good. And last one is 3 drugs हो गई हैं, metronidazole, tetracycline, amoxicillin and then clarithromycin. ठीक है, clarithromycin, ठीक है. These are the 4 antibiotics that can be used for the treatment of peptic ulcer. As you all know that we should give the drugs in combination for the eradication of H. pylori. Single drug will not be effective. We have to give 2 or 3 antibiotics along with proton pump inhibitor. And I will explain the different regimen that can be used for the eradication of H. pylori. We have discussed the antacids. We have discussed the H2 receptor antagonist. As you all know that antacids neutralize the gastric acid and produce the symptomatic relief. Symptomatic relief का मतलब ये होता है कि just relieve the symptom. जैसे कि heart burn हो रहा है या dyspepsia हो रहा है तो just relieve the symptom, but they have no effect on the disease process. ठीक है, उस पर कोई effect नहीं होगा. So antacid is not a first line drug. It is not a first line drug. It is only used for the symptomatic relief of the dyspepsia and gastric hyperacidity. H2 receptor antagonist are the कौन से थे? चलो H2 receptor antagonist we have discussed in the last lecture. So tell me the name of H2 receptor antagonist. Very good. Cimetidine, ranitidine नहीं है बेटा. It is a ranitidine. Cimetidine, ranitidine, famotidine, nazitidine, loxetidine, etc. ठीक है. So these are the H2 receptor antagonists, and as the name shows, these drugs blocks the H2 receptors. These drugs blocks the H2 receptor that is present in the parietal cell, and the gastric acid hydrogen ion secretion mainly depend on the histamine. So this group of drug has a prominent effect on the hydrogen ion release, although it will not completely block the release of hydrogen ion from the parietal cells. Okay. It can be used in all type of ulcerative problems like gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer, prevention of bleeding from the stress ulcer, nocturnal dyspepsia, and non-ulcer dyspepsia. But remember, it should be used in peptic ulcer, simple peptic ulcer. It should not be used with peptic ulcer caused by the H. pylori. It should not be used if the ulcer is caused by NSAID and patient continuously want to take NSAID. ठीक है, तो उसमें आप इसको यूज नहीं करेंगे. और in both conditions the proton pump inhibitors are more beneficial. बिलाल, आपने पूछा डिस्प्रिन की गोली. What is the meaning of डिस्प्रिन की गोली? What do you want to ask? हाँ, डिस्प्रिन की गोली से क्या मतलब है? It is a NSAID. Disprin is a non-steroidal anti-inflammatory drug, and disprin or aspirin mainly is a prototype drug, and it inhibits the prostaglandin synthesis and can cause ulcer. What else? Okay, now we come to the adverse effect of H2 receptor blockers. H2 receptor blockers are quite safe drug. They only cause diarrhea, headache, muscle pain, constipation, fatigue in very small number of patients. These are the adverse effects, but it occurs in very small number of patients. अगर कोई एक इस adverse effects की list आपके सामने होती है, तो it doesn't mean कि ये सारे adverse effect किसी patient में होंगे. These are the possible adverse effects that can occur in patient, but the ratio is very low. ठीक है, so diarrhea, headache, muscle pain, constipation, and fatigue are the common adverse effects. Cimetidine can cause mental status changes like hallucination, confusion, agitation, slurring of speech. So if it is given by intravenous route, as I told you that this group of drug can be used IV or can be used by oral route. Although oral is a preferable route, but in emergency condition, in unconscious patient, you can use the intravenous route. And if cimetidine is giving intravenously, then they may cause mental status changes.
Cimetidine also has an anti-androgenic effect. अब आप लोग ये याद रखें कि in all S2 receptor antagonists, cimetidine has a long list of adverse effects, and these adverse effects will not occur with other drugs. These are specific for cimetidine. Cimetidine can cause anti-androgenic effects. So it can cause gynecomastia, impotence, telangiectasia, okay, and increased prolactin level. So these are the adverse effects that can occur with the cimetidine. It can cause bradycardia and hypotension if it is given by the rapid IV infusion. ठीक है, अगर रैपिड हम आम देंगे, फास्ट IV infusion देंगे, तो they may cause bradycardia and hypotension because H2 receptors are also present in the heart. Although नॉर्मल डोजेस पर और नॉर्मली वो एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन अगर हम हाई इन्फ्यूजन देंगे तो दे में एक्टिवेट. सो द कॉमन एडवर्स इफेक्ट, आप लोगों ने सिर्फ इतनी ही बातें याद रखें. देयर इज नो नीड टू गो इन द डिटेल कि डायरिया, हेडेक, मसल पेन, कॉन्स्टिपेशन, फटीग और mental status changes or anti-androgenic effects with cimetidine. Cimetidine is an enzyme inhibitor, so it can increase the concentration of warfarin, theophylline, phenytoin, and ethanol. Okay? Because it inhibits the metabolism of these drugs and can increase the concentration of these drugs. And all these drugs, especially warfarin, theophylline, and phenytoin, they have low therapeutic index. They have low therapeutic index, so the toxicity can develop with high doses. Clear? Now we come to the proton pump inhibitor. It has omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabeprazole, and esomeprazole. You can see it has a suffix of prazole. Prazole is a suffix that is present at the end of all drugs. Omi, lanso, panto, rabi, isomi. Okay? So it can be easy to remember by prazole. और H2 receptor antagonist में कौन सा था? Tidine, cimetidine, ranitidine, famotidine, nazitidine, roxetidine, loxetidine, etc. और इसमें क्या है? Prazole. So you have to remember. Proton pump inhibitor is highly efficacious in all antipeptic ulcer drugs because, as you know, it blocks the proton pump and completely inhibits the hydrogen ion secretion. But remember, this will not occur with single dose. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक डोज दी और सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जाएंगे. It requires 3 to 4 days of continuous administration. अगर हम continuously 3 से 4 दिन तक के लिए यूज करेंगे, then it blocks the 100% of proton pump inhibitors, proton pumps, and decrease the gastric acid secretion. So it can inhibit all type of gastric acid secretion. Either it is stimulated by the meal or it occur in the fasting. Proton pump inhibitors are the prodrugs, remember. It is a prodrug and it is activated in the parietal cell canaliculi. Proton pump inhibitors are the prodrugs. Okay? So it can be destroyed by the gas and it is absorbed from the intestine. Okay? These are the basic drugs. Proton pump inhibitors are the basic drugs and they can be destroyed by the or ionized in the gastric acid. By the gastric acid before absorption. So these drugs should be given in enteric coating. एक specific coating होती है tablets के ऊपर जो कि उनको inhibit करती है उनकी dissolution को in the stomach by the gastric acid. Specific coating होती है और वो coating जो है वो just खत्म होती है वहाँ जाके क्या कहते हैं उसको in the intestine और उसके बाद drug वहाँ से absorb हो जाती है. So when these drugs reaches to the intestine, they absorb and enter into the parietal cell canaliculi. In the parietal cell canaliculi, they are activated and then they inhibit the proton pump and produce their effect. This is the picture of parietal cell. Okay, this is a picture of parietal cell. Hydrogen ion is released from here, and these drugs inhibit this pump. Okay, this drug inhibit this pump, so hydrogen ion will not be secrete. Okay. Can you excuse me for 1 minute? मैं charger लगा लूँ उसके बाद हम continue करेंगे.
Okay, this is a mechanism of action. Um, Proton pump inhibitor is better than almost all antipeptic ulcer drugs. Okay, it is a drug of choice. It is a first-line drug, and it can be used in ulcer caused by H. pylori or ulcer caused by NSAIDs. अगर पेशेंट एनसेड कंटिन्यूसली लेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसको उसको लेनी है ड्रग, तो क्या होगा कि अगर हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे तो वो अल्सर हील नहीं करेगा, लेकिन अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे तो वो उस एनसिड्स की प्रेजेंस में भी अल्सर को हील कर लेगा, बिकॉज इट कंप्लीटली ब्लॉक द हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन. अब एक बात आप याद रखो, इट कंप्लीटली ब्लॉक द हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पार्टली ब्लॉक द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन. कंप्लीट ब्लॉकेज और पार्टली ब्लॉकेज की वजह से जो है ना, ये इसका डिफरेंस आता है. क्लियर? And now the mechanism of action is clear. Remember, it is a prodrug. It is activated in the parietal cell cannula after absorbing from the intestine. So it is given in the enteric-coated tablet because it can be destroyed in the gastric acid or can be ionized in the gastric acid before absorption. So enteric-coated prevent its absorption into the ionization into the stomach, and this enteric coated dissolve in the intestine, and from intestine it is absorbed and enter into the parietal cells, and here it is activated and inhibit the proton pump. Its bioavailability is decreased with the food, so it should be given 1 hour before meal or 2 hours after meal. Okay? It is available in the oral formulation or even in the intravenous preparation. So the preferable route is oral, obviously. Food can impair, so it can be used 1 hour before meal. So omeprazole is also available in powder form. Powder form में भी available है with sodium bicarbonate. ठीक है, पैकेट में साशे फॉर्म में अवेलेबल है और वाटर में डिसॉल्व करके आप पी लेंगे तो इट हैज अ वेरी क्विक एक्शन. इट हैज अ वेरी क्विक एक्शन. Another point is it has a half life 1.5 hours. ठीक है, and it can be metabolized in the liver. We have seen here the omeprazole in combination with the sodium bicarbonate, and sodium bicarbonate make the pH alkaline. Stomach की pH को alkaline कर देगा, तो क्या होगा कि omeprazole will not be dissolved here, and it goes to the intestine, and from the intestine it goes to the parietal cells. It is ideal drug for gastroesophageal reflux disease. It can be used in peptic ulcer disease that is associated with H. pylori or a non-steroidal anti-inflammatory drug. Proton pump inhibitors has some antimicrobial activity as well. It has some antimicrobial activity as well. कि ये इसमें थोड़ी सी microbes को kill करने की सलाहियत भी है, जिसकी वजह से it is more beneficial in H. pylori associated ulcer. It can be used in non-ulcer dyspepsia. It can be used to prevent a stress-related ulcer bleeding. It can be used in gastrinomas. This is the separate use. Gastrinomas are the tumor of the gastrin. Okay? Specific tumor that releases gastrin, and gastrin stimulates the release of hydrogen ion. So gastrinomas can be a cause of peptic ulcer. ठीक है, gastrinomas. Usually these gastrinomas are treated by the surgery, but sometimes it may be unresectable, कि हम इसको सर्जरी से रिमूव नहीं कर सकते. In that condition, proton pump inhibitor is the ideal drug that is used for to reduce the gastric acid secretion. It is quite safe. It can cause diarrhea, headache, abdominal pain, and interstitial nephritis and chronic kidney disease with prolonged use. It can cause interstitial nephritis and chronic kidney disease with prolonged use. Sometimes it may cause dementia, okay? And it may increase the risk of respiratory and nosocomial pneumonia, respiratory infection and nosocomial pneumonia.
because as you know that acid is required to kill the microorganism that we have to eat. ठीक है, जो हम खाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हम खाने के थ्रू, पानी के थ्रू जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते हैं हमारी स्टमक में, दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड. So अगर एसिड नहीं होगा स्टमक में, तो देयर इज इंक्रीज ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर इज इंक्रीज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, and these increased number of microorganism can be responsible for different gastrointestinal infection and can be responsible for respiratory infection. बेटा ये को इतना ज्यादा नहीं होता कि जो है ना वो बिल्कुल आयरन जो है, अब आयरन की आजकल जो प्रिपरेशंस आ रही हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड विद द पीएच. ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड विद द पीएच और आयरन एब्जॉर्ब हो जाता है. जो पुराने आयरन प्रिपरेशंस थे उनको अफेक्ट होता था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आयरन जो है ना वो इतनी डेफिशिएंसी हो जाए. ठीक है, जरूरी नहीं कि आयरन इज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंक्रीज डिक्रीज पीएच, गैस्ट्रिक पीएच. ठीक है, 100% नहीं है कि आयरन उस पे, हाँ उसमें उसकी ज्यादा हो जाती है. अगर एसिडिक पीएच होती है या एसिडिक चीजों के साथ खाएं तो एब्जॉर्प्शन आयरन की ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर अल्कलाइन पीएच हो तो आयरन बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, और अब जो आयरन की न्यू प्रिपरेशंस आ रही हैं वो पीएच से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, तो decreased gastric acid secretion increases the risk of various gastrointestinal infection as well as respiratory infections. ठीक है, so these are the adverse effects, but this occur in very less number of patients, very rare. Iron is required for the absorption of vitamin B12, calcium, zinc, and magnesium. So long-term use, very long-term use of proton pump inhibitor can affect the absorption of all these things. And it decreases the absorption of calcium and increase the osteoclastic activity. So the chances of hip, spine, and wrist fracture will be more in with prolonged use. This is not for the month. ठीक है, कि आपने 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए यूज किया तो आपका ये हो गया. हाँ, अगर किसी पेशेंट में पहले से ये प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हो सकता है, अदरवाइज prolonged use of this group of drug can produce this. It can cause small benign gastric polyp because it causes the because gastrin जो है वो continuously activate करती है enterochromaffin cells को और उनका hyperplasia करवा देती है, but there is no need to go in the detail. ठीक है, इसको छोड़ दें आप. Just remember that it may cause diarrhea, headache, abdominal pain, interstitial nephritis, increased risk of enteric and respiratory tract infections, and affect the absorption of these things, and increase the risk of hip, spine, and wrist fracture. It decreases the gastric acid secretion, so it can affect the bioavailability or absorption of various drugs like ketoconazole and digoxin. Few drugs require acidic environment for the absorption. Few drugs like ketoconazole, that is an antifungal drug, and digoxin, that is a inotropic agent. So its absorption is affected by this drug. Omeprazole can inhibit the metabolism of diazepam, phenytoin, and warfarin. Remember, omeprazole is also a enzyme inhibitor like cimetidine. Cimetidine is also enzyme inhibitor, and omeprazole is also enzyme inhibitor. Esomeprazole may decrease the metabolism of diazepam, and lansoprazole may enhance the clearance of the theophylline. This table shows the different doses of different drugs, and it's not for you. Leave it. Now we come to the mucosal protective agents. We come to the mucosal protective agents. We have 3 main drugs: sucralfate, misoprostol, and colloidal bismuth compound. In colloidal bismuth compound, we have bismuth subsalicylate, we have bismuth subcitrate. These are the 2 compounds
include in Bismuth group. Clear? First, we will discuss the sucralfate. Sucralfate is the salt of sucrose complex to sulfated aluminum hydroxide. All mucosal protective agents create a barrier or create a defensive layer over the ulcer by either by binding with the protein present in the base of the ulcer or by increasing the mucus and bicarbonate secretion. So they form a layer, protective layer over the ulcer and prevent the diffusion of gastric acid. क्या करते हैं? Prevent करेंगे इस diffusion को gastric acid की. Gastric acid approach ना कर सके उस पर अल्सर स्पेस पर और फर्दर उसको डैमेज ना करे. ठीक है, आपको पता है हीलिंग तो खुद ब खुद होती है. Although this group of drug is not very commonly used. ठीक है, the most commonly used drugs are omeprazole or proton pump inhibitors and H2 receptor antagonists. Second common is the H2 receptor antagonist. So it creates a physical barrier that impairs the diffusion of HCl and prevent the degradation of mucus by acid and pepsin. It also stimulates the prostaglandin and mucus secretion. So it has a defensive role. It has a defensive role. Sucralfate is beneficial in preventing the stress-related ulcer bleeding. As you know, the stress ulcer may cause bleeding. So, sucralfate can prevent the bleeding from the stress ulcer. Sucralfate is activated or in the acidic environment, so it should be taken in empty stomach before meal. It should be taken in empty stomach. It should not be taken with meal because it requires acidic environment to absorb or to produce its effect. It has aluminum compound, so it can cause constipation or it can interfere with the absorption of other drugs and can reduce the absorption of fluoroquinolone, theophylline, tetracycline, cimetidine, phenytoin, and digoxin. Then misoprostol. Misoprostol is a prostaglandin analog. It is an E1 analog. And as I told you, the function of prostaglandin in the stomach, it decreases the gastric acid secretion and increase the mucus and bicarbonate secretion. क्या करते हैं ये? It increases the mucus and bicarbonate secretion and decreases the gastric acid secretion. ठीक है? So by this way, they protect the mucosa from the acid. But it also improves the mucosal blood flow as well. And misoprostol is only approved for the prevention of acid-induced ulcer. It has a very short half-life. It can be used 4 times a day, so it is not suitable for the treatment. That's why it is. And the other problem with misoprostol is it can initiate the uterine contractions. It can initiate the uterine contractions that can be a problematic in pregnant patients. ठीक है, और misoprostol का जो second common use है, it is to induce the labor. ठीक है, to induce the labor. It is used to initiate the uterine contraction before labor or for abortion. So gynae department में इसका use ज़्यादा है as compared to in the medicine. In medicine, they are only used to prevent the NSAID-induced ulcer. अगर एक patient NSAID continuously ले रहा है and there is a chances of developing ulcer, then this drug can be used. Or we have some NSAID preparation. We have some NSAID preparation
in which misoprostol is combined with NSAID, like arthrotic. Diclofenac sodium is very commonly used for the treatment of bone and joint disease, uh, for the long-term control of bone and joint disease, diclofenac. And diclofenac in combination with misoprostol is available with the name of Arthrotec. ठीक है, Arthrotec tablet available है जिसमें ये दोनों चीजें हैं, डाइक्लोफेनिक भी है और मिसोप्रोस्टोल भी है, और वो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. The most common adverse effect of misoprostol are the diarrhea, abdominal pain and uterine contraction. ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. और इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हैं, इट प्रिवेंट द एसिड इंड्यूस्ड अल्सर और इट कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस लेबर. दो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं. Because of these adverse effects, it should be avoided in pregnancy, because in pregnancy we do not require to initiate the uterine contraction before the term. जब डिलीवरी का टाइम होता है उस वक्त we need uterine contraction. पहले हमें नहीं चाहिए होती हैं, इस वजह से जो है वो, अगर पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो तो एबॉर्शन हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी. Colloidal bismuth compound, and it has two main substances, colloidal bismuth subsalicylate and bismuth subcitrate. Colloidal bismuth compound also have a same effect. It causes the coating of the ulcer, it stimulates the mucus and bicarbonate secretion. But additional point of bismuth compound is it has antimicrobial activity against H. pylori. It has antimicrobial activity against H. pylori. So it is used in combination with the antibiotic and proton pump inhibitor for the eradication of H. pylori. It is used in combination, that is used to treat the H. pylori infection. ठीक है, only bismuth compound, and no other drug can be used because it has some antimicrobial activity. It has the ability to bind with the enterotoxin in the stomach, so it can be used in combination with other drugs for eradication of H. pylori. So it is used in combination therapy, and it can be used for traveler's diarrhea because it can decrease the fluid and water in the stomach, so it can be used to prevent the diarrhea, traveler's diarrhea. These are the two common uses: combination therapy for the eradication of H. pylori and prevention of traveler's diarrhea. It can cause blackening of stool and the feces because of the bismuth compound, and at higher doses, that is unlikely, it can cause encephalopathy. It can cause encephalopathy, that is that has ataxia, headache, confusion, and seizures. But this is a toxicity which is uncommon. It is not a common. Okay? So it may cause blackening of stool. Now we come to the different regimen that can be used for eradication of H. pylori. We have two types of therapies. Number one, triple therapy, and number two is the quadruple therapy. Triple therapy is an older therapy, and nowadays this organism is not responding to this triple therapy, so now we prefer quadruple therapy. But for the examination point of view, you must know the triple therapy as well as quadruple, both therapies. In triple therapies, we have two antibiotics along with one proton pump inhibitor. So you have seen here clarithromycin plus amoxicillin, or if the patient having hypersensitivity, because hypersensitivity is very common with the amoxicillin. So if the patient having hypersensitivity for amoxicillin, then you can use clarithromycin along with metronidazole. ठीक है, एंड amoxicillin यूज नहीं करेंगे. अगर amoxicillin यूज करेंगे तो metronidazole इसमें यूज नहीं करेंगे. ठीक है, दो एंटीबायोटिक यूज करेंगे और एक ओमिप्राजोल. ठीक है, ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल, इन दोनों में से एक यूज करेंगे फॉर 14 डेज. फॉर 14 डेज, एंड देन 14 डेज के बाद आप ये दो एंटीबायोटिक स्टॉप कर दोगे. ये दो एंटीबायोटिक आप स्टॉप कर दोगे, और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ओमिप्राजोल है या लेंसोप्राजोल है, इट शुड बी कंटिन्यू फॉर
4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते तक इसको आप कंटिन्यू करो। बट एंटीबायोटिक्स जो भी दोगे वो आप ओनली फॉर 14 डेज तक दोगे। Helicobacter pylori is a very notorious organism, so it will not cover with the single antibiotic. In portable therapy, we have a proton pump inhibitor, then metronidazole. We have two therapies. In portable therapies, we have two therapies. I will show you. In number one therapy, we have proton pump inhibitor, metronidazole, bismuth subsalicylate. As I told you, it has some antimicrobial effect, and tetracycline. So ये तीन समझे कि ये दो प्योर एंटीबायोटिक, ये सेमी एंटीबायोटिक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। 4 ड्रग्स हम देंगे फॉर 14 डेज एंड इसके बाद हम ये तीनों ड्रग्स बंद कर देंगे और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनको हम देंगे फॉर 4 to 6 वीक। ठीक है, 4 से 6 हफ्ते तक के लिए इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। Last therapy is the second portable therapy is the proton pump inhibitors, amoxicillin, clarithromycin and metronidazole। इसमें हम तीनों देंगे। इस portable therapy में हम क्या देंगे? amoxicillin भी देंगे, clarithromycin भी देंगे, metronidazole भी देंगे और proton pump inhibitor भी देंगे। After 14 days, ये तीनों drugs, amoxicillin, clarithromycin and metronidazole will be stopped and only proton pump inhibitor. Proton pump inhibitor is continue for 4 to 6 weeks. आप लोग ये लिख लो थेरेपीज या इसकी पिक ले लो, क्योंकि ये आपको बिग कैटसन में मिलेंगी मेनली। हो सकता है लिपिंग कार्ड में भी लिखी हुई हो, लेकिन ये है कि आप इसको नोट डाउन कर लो तो इट विल बी इजी फॉर यू। नोट डाउन कर लो या इसकी पिक ले लो। ठीक है, this is all about the peptic ulcer. If you have any question, you can ask. If you have any question, then you can ask. कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा ख्याल है आप सब लोग सो जाते हो और उसके बाद जो है ना, जाहिर है जब आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तो फिर आपका क्वेश्चन भी कोई नहीं होगा, है ना। But a long use of proton pump inhibitors can cause adverse effect. देखो adverse effect depend करता है genetic structure पर। कुछ लोगों में adverse effect होंगे, कुछ लोगों में नहीं होंगे। So long use of proton pump inhibitor adverse effect करेगा। ठीक है, पेशेंट्स में हिप फ्रैक्चर और जो है ना रिस्ट फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि आपने जो है ना कैल्शियम सप्लीमेंट साथ दे देना होता है। आप लोगों को पता है ना कि अब कि इट कैन कॉज हिप एंड रिस्ट फ्रैक्चर, सो यू कैन गिव कैल्शियम सप्लीमेंट अलोंग विद दिस। अब अगर कैल्शियम सप्लीमेंट दोगे तो कुछ कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, CSC 1000 दे दो, आप उसको कैल्सान दे दो, आप उसको सीकाल दे दो। देयर आर वेरियस प्रिपरेशन दैट हैविंग अ कैल्शियम। ठीक है, डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं जो हाँ कैल्सान डी दे दो, सीकाल दे दो। सो बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं जो कैल्शियम कंटेनिंग है। आप उनको उसके साथ अगर पेशेंट को चांसेस हैं, ओल्ड एज पेशेंट है या पेशेंट को ऑस्टियोप्रोसिस है, तो उसमें आप दे सकते हो उसको। और अगर कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्फेक्शन, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कि कुछ दिन के लिए स्टॉप कर देते हैं, इस ड्रग को स्विच ऑफ कर देते हैं। यूजुअली आपने देखा है ना कि अगर हमने H पाइलोरी की रेडिकेशन के लिए भी यूज करना है तो हम सिर्फ 1.5 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 2 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट फॉर द ईयर्स। क्लियर है? तो ये ड्रग ऐसी है कि इसको हम इसको स्टॉप करने के बाद भी दे सकते हैं, कि हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दें, फिर जब पेशेंट को सिम्टम हो तो आप उस वक्त देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने सालों तक इसको कंटिन्यूस देना है। ठीक है, बट रेविटल इज मल्टीविटामिन, इट इज अ मल्टीविटामिन। ठीक है, अच्छा तो स्लाइड आपने मुझे किसी ने कहा था कि मैं लगा दूं।
डू यू वांट दीज स्लाइड्स, ये ट्रिपल थेरेपी, कॉर्टिकल थेरेपी, और कोई और स्लाइड है? ओके तहरीम, ये मैंने लगा दी है कॉर्टिकल थेरेपी, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो या उसकी पिक ले लो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपसे एससीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। बेटे सुक्रल फेट जो है, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है या इसकी एक्टिवेशन जो है ना, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में होती है। जो सुक्रल फेट है, इट इज एक्टिवेटेड इन द, इट इज आल्सो प्रो ड्रग, इट इज एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट। तो अगर हम मील के साथ लेंगे तो क्या होगा कि मील के साथ जब हम लेते हैं थोड़ी अल्कलाइन हो जाती है, वो पीएच उसकी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सॉरी। तो उस वजह से उसकी एक्टिवेशन नहीं होगी और वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस वजह से सुक्रल फेट को हम 1 आवर बिफोर मील लेते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिपल थेरेपी मैंने दूसरी लगा दी है। दूसरा जो है वो 2 टाइप्स की है क्वाड्रिपल थेरेपीज। नंबर 1 जिसमें हम बिस्मिथ कंपाउंड यूज करते हैं और मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं और टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं, और सेकंड वाली है जिसमें हम अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स की क्वाड्रिपल थेरेपीज हैं, एंड आपको ये दोनों लिख लें क्योंकि एमसीक्यूज में या किसी में भी पूछी जा सकती हैं आपसे। Any other question? बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट इज एन एंटासिड, इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। इट जस्ट प्रोड्यूस द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे तो आपको जो उस वक्त गैस्ट्रिक एसिडिटी आपकी बढ़ रही है या आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो वो आपका सबसाइड हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, बट इट विल नॉट ट्रीट द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेनली या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेने होंगे, ठीक है। अगर तो वो H पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर है तो आपको ये क्वाड्रिपल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी यूज करनी है। अगर वो एनसिड इंड्यूस्ड अल्सर है तो उसमें आप H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दोनों में से भी कोई भी ले सकते हो। लेकिन ये एंटासिड्स जो भी हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे एंटासिड्स जो है ना जस्ट गिव द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, कि जो सिम्टम है, जो प्रॉब्लम है, उसको रिलीव करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। कुछ टाइम के बाद वो दोबारा रिकर हो जाएंगे और ट्रीटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। बेटा लीवर को किस सेंस में आप पूछ रहे हो? आपने पूछा है, उमैद आपने पूछा है कि एसिड्स लीवर को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो बेटा किस सेंस में लीवर को अफेक्ट करना, मतलब मैंने आपका क्वेश्चन नहीं मैंने अंडरस्टैंड किया। बेटे कोरोना में बहुत सारी ना तहकीक अभी चल रही है, कुछ रिसेप्टर्स या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उसके जो रिसेप्टर्स है ना, कोरोना के रिसेप्टर्स है, उनको एनहेंस करती हैं, ठीक है। और जो ये वायरल इन्फेक्शंस में, वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं उनमें एसिड्स जो होती है ना, सिवाय पैरास्टामोल के सेफ नहीं होती। सेफ से मुराद ये है कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज को मे भी इंक्रीज कर सकती हैं, ये कुछ और प्रॉब्लम का कॉज कर सकती हैं। आप लोगों का एसिड टॉपिक जो है इंशाल्लाह ईद के बाद आने वाला है, तो हम उसमें फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है वो वायरल इलनेसेस स्पेशली बच्चों में तो हम कहते हैं कि कब ना देना कोई भी ड्रग सिवाय पैरास्टामोल के। तो अभी भी आपने देखा होगा जो भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन डेंगू हुआ था, ठीक है, और या फिर ये जो कोरोना है, ये जो भी है, इसमें हम कहते हैं कि आप एसिड्स ना लें क्योंकि हो सकता है कि ये कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करें।
ठीक है ना। तो इसमें इन सारे वायरल इन्फेक्शन में सेफ जो है वो पैनाडोल है, पैरास्टामोल। कोरोना में तो एसी इनहिबिटर्स भी कहते हैं कि ना लें कि वो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ रहे हैं। अब कोरोना का प्रॉब्लम ये है कि आप जितने मुंह उतनी बातें हैं ना। अभी सारी रिसर्च चल रही है डिफरेंट कंट्रीज में, जिसको जहाँ कोई थोड़ा बहुत क्लू मिलता है वो उसको फौरन नेट पे डाल देता है, ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा ऑब्वियस वो नहीं है कि हम इसमें क्यों ना करें। सिंपली एक तो वायरल इन्फेक्शन में तो है ना कि वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स करते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन में हम ये देंगे, लेकिन इसका मेरी नजरों से नहीं गुजरा, ठीक है। बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है वो बहुत सारी रिसर्चेस के मुताबिक इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी भी हैं जिन्होंने कहा कि इसकी वजह से डेथ रेट बढ़ गया है, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अपने एडवर्स इफेक्ट काफी ज्यादा है। सो उनकी वजह से एडवर्स इफेक्ट बढ़ गया। तो अभी सारी बातें हैं, अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं आई है कि जिसमें हम कहें कि जी हाँ वाकई ये वाली है, बस अब हर बंदा इस पे अमल करेगा, ठीक है ना। जिस तरह हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या हम जिस तरह हमने कहा पेप्टिक अल्सर में आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है और यही इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से अभी कोई भी नहीं आई है। डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, एंटीवायरल के ऊपर चल रहे हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पे चल रहे हैं। तो अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। वो जिसकी जो रिजल्ट आता है रिसर्च का वो अपना पब्लिश कर देता है। इसका भी है, हाँ जी, रेमडेसिविर अभी जो है ना चल रहा है, और इसका वैसे जो है ना इस पे कंट्रोवर्सीज कम है, इट इज इफेक्टिव। इसके बारे में जितना भी लिटरेचर है वो ज्यादातर यही कह रहा है कि इट इज इफेक्टिव। बाकी आप लोग केयर कर रहे हो कोरोना वायरस से प्रिवेंशन के लिए? कोई बाजारों में तो नहीं घूम रहे हो, शॉपिंग मॉल्स में तो नहीं घूम रहे हो? हाँ, आप लोग कैसे इम्यून हो भाई? देखो जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको मतलब आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए कि अननेसेसरी आप लोग जो है वो गैदरिंग्स में ना जाएं। अननेसेसरी आप लोग शॉपिंग मॉल्स में या ऐसी जहाँ रश वाली जगह है वहां पर ना जाएं। सैनिटाइजर्स यूज करें, हैंड वॉशिंग करें मल्टीपल टाइम, मास्क यूज करें, अपनी केयर करें। बाकी अल्लाह मालिक है, हमें जैसे कि हम एज ए मुस्लिम बिलीव है कि जो तकलीफ होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, या जब इंसान की जिंदगी खत्म होनी होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन फिर भी अपनी एहतियात इंसान को करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से महफूज रखे। और कॉलेज खुलने का इंतजार है आप लोगों को, या मतलब आप लोग चाह रहे हो ठीक है चलता जाए? कॉलेज जाने को दिल चाह रहा है या घर पे सुकून है? मेरा ख्याल है कोई भी एक चीज कंटिन्यूअसली होती है तो उससे आप ना उकता जाते हो। आप कंटिन्यूअसली अगर आपको घर पर रहना पड़ता है तो भी आप जो है वो थोड़ा सा बोर हो जाते हो, क्योंकि बहरहाल मसरूफियत जो है ना वो एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका काम होता है, आपने सुबह कॉलेज जाना है, वापस आना है, टेस्ट देने, ये सारी चीजें एक्टिविटीज हैं आपकी। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी अच्छी होती है लेकिन सेल्फ स्टडी फॉर द स्पेसिफिक टाइम, और इसके लिए आपको कोई टारगेट भी होना चाहिए कि आपने क्या करना है। जब आपका टारगेट नहीं होता या आपका कोई क्या कहते हैं गोल नहीं होता तो आपके लिए सेल्फ स्टडी करना भी मुश्किल काम है। मेरा नहीं ख्याल कि सारे लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे, बाकी सारे एंजॉय कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। खैर रमजान में तो वैसे ही जरा पढ़ने का माहौल कम होता है, लेकिन फिर भी चलें। इस बार तो रमजान में कोरोना की तरफ से आपकी जो है ना वो छुट्टियां हो गई, तो रिलैक्स गुजारें और याद करें इंशाल्लाह अगले रमजान में फिर आप कॉलेज में होंगे। ओके गाइस, हैव अ गुड डे। Allah Hafiz. If you have any question, you can ask me. Still, I'm here for a moment, but after that, I'm going. So, Allah Hafiz.